लेसन नंबर 11, 8वीं धोरण मराठी. प्राणी आणि आपण. ललिता गौरी डांगे प्रसिद्ध लेखिका. त्यांचे विविध विषयावरील लेखन प्रसिद्ध आहे. विविध वृत्तपत्रे, नियतकालिके व मासिके यातून त्यांनी लेखन केले आहे. जंगल, प्राणी, पक्षी, मानव यांचे परस्परांशी एक अतूट नाते आहे. पर्यावरणाच्या साखळीचा तो एक महत्त्वाचा भाग आहे. प्रस्तुत पाठातील मुलगा व वडील यांच्या संवादातून प्राणी वाचवा, जंगल वाचवा आणि पर्यावरणाचं संरक्षण करा असा मोलाचा संदेश मिळतो. प्रस्तुत पाठ हा निर्मळ रानवारा या मासिकातून घेतला आहे. अभी ये लेसन कैसा है देखो. एक बैकग्राउंड में इधर ब्रैकेट में एक वाक्य दिया है देखो. शेपटीवाल्या प्राण्यांची भरली होती सभा हे गाणं रेडिओवर लागलेले असते आणि गाणे ऐकत असताना घरी मुलगा आणि वडील यांच्यात संवाद सुरू होतो. ये जो गीत जो हमने अभी सुना वो गीत रेडियो पर लगा था और वो पापा और बच्चे के बीच में संवाद शुरू हो जाता है. वो एक दूसरे के साथ बात करते हैं. क्या बात करते हैं? रोहन, बच्चे का नाम क्या है? रोहन. और वो अपने पिताजी को बाबा कहता है. लहानपणापासून मी हे गाणं ऐकतो आहे, पण एकदासुद्धा मला कुठेही अशी एकत्र प्राण्यांची सभा दिसलीच नहीं हो बाबा. सभा का अर्थ ऐसा होता है कि मीटिंग. हम लोग सब भेगा हम भेगा આપણે ભેગા થઈએ અને પછી કોઈ એક વિષય ઉપર વાત કરીએ તો એને શું કહેવાય? સભા કહેવાય મરાઠીમાં. तो वो बच्चा अपने पापा को कहते हैं कि इतने सारे टाइम मैंने ये गाना सुना, लेकिन मैंने ऐसी कोई मीटिंग कभी देखी नहीं कि सब प्राणी ऐसे एकत्रित हुए हैं और कुछ बातें कर रहे हैं. ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा. बाबा, अरे सगळे प्राणी एकत्र कुठले दिसायला आता? अधूनमधून कुठे कुठे दिसले तरी पुष्कळ झालं. रोहन, असं का म्हणतो बाबा? उसके पापा कहते हैं कि अरे सब प्राणी इकट्ठा कभी दिखेंगे? अभी नहीं, वो ज़माना गया, अभी कुछ नहीं दिखेगा. कोई एकाध दूसरा प्राणी कभी अपने को दिखेगा. कभी हमें पैरेट दिखता है, तो कभी कौवा दिखता है, तो कभी चिड़िया दिखती है, कभी कुत्ता दिखता है, कभी बिल्ली दिखती है, कभी बंदर. तो वो बच्चा कहते हैं कि ऐसा क्यों कहते हैं आप की कभी कभी दिखेंगे? अरे रोहन, दिवसेंदिवस प्राणी पक्ष्यांची संख्या कमी कमी होत चालली आहे. आता पूर्वीसारखं मोर खूप दिसत नाही. अगदी कावळे, चिमण्यासुद्धा खूप प्रमाणात दिसत नाही. या उलट जंगलात राहणारा वाघ कधीतरी माणसांच्या वस्तीत येतोय. आजकल कहीं से शेर भी निकल जाता है अपनी बस्ती में, क्योंकि उसका जंगल टूट गया है ना, तो उसको रहने को जगह नहीं, तो वो अपने बस्ती में दिख जाता है. कभी चिड़िया दिखती है, कभी कौवा दिखता है, लेकिन ऐसे प्राणी बहुत सारे ऐसे इकट्ठा हमें कहीं दिखाई नहीं देते. रोहन, हो खरंच कसली घबराट झाली होती ना सगळ्यांची. पण बाबा असं का होतं हो? वो बच्चा अपने पापा को कहता है कि ऐसा क्यों होता है? वो शेर क्यों आ जाता है अपने बस्ती में? अरे आपण माणसांनी त्यांच्या घरावर कब्जा केला आहे म्हणजे काय? वो पापा कहते हैं कि हम लोगों ने उसके घर पे धावा बोल दिया, हमने उसका घर तोड़ दिया जंगल में जो रहता है, तो वो अपने घर में आ गया. ऐसे हुआ ना. तो वो कहते हैं मतलब क्या हुआ? बाबा, अरे त्यांचे घर म्हणजे जंगल, अरण्य. आपण जंगल नष्ट केली, झाडं तोडली, टेकड्या सपाट केल्या आणि आपली घरं बांधली, कारखाने उभारले. मग हे प्राणी राहणार कुठे? ते आले आपल्या वस्तीत. वो कहते हैं कि हम लोगों ने उनकी जंगलं तोडून टाकली, उनके घर मतलब जो पेड़ है, गुफा है, सब तोड़ दी हमने और वो बेघर हो गए. हमने उधर अपने घर बांधे, तो वो तो वहीं पे रहेंगे ना जहाँ उनका ठिकाना है. तो वो अपने घर में, अपने बस्ती में आ गए. पण बाबा, झाडांपासून माणसाला खूप फायदे होतात. हमको पौधों से तो बड़े फ़ायदे होते, प्राणी से क्या फ़ायदे होते? बच्चा कहता है. बाबा, हो ना, म्हणून तर झाडंसुद्धा खूप प्रमाणात तोडली जातात. जशी चंदनाची झाडं आणि इतर इमारती, लाकूड, साग, देवदार, बरीच काही. त्याचा उपयोग जाळण्यासाठी, फर्निचरच्या बांधकामासाठी असा होतो. जशी जशी लोकसंख्या वाढते, माणसाच्या दैनंदिन गरजा वाढतात, चैनीच्या वस्तूंची आवड वाढते, तशी जंगलातली झाडं तोडली जातात. जैसे जैसे लोकसंख्या बढ़ती है, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उसकी जो ज़रूरतें हैं वो बढ़ जाती है.
हमें फर्नीचर के लिए लकड़ी लगती है, इसके लिए हम पौधे काटते, पेड़ काटते, बड़े बड़े वृक्ष काट देते हैं। हमें कुछ मेडिसिन्स बनाने होते हैं, दवाइयाँ बनानी होती है, तो हम वो दवाइयों के लिए उसके पौधे, पत्ते, मूली सब काटते हैं। मतलब हर चीज़ के लिए हमें पेड़ों की ज़रूरत होती है, तो हम उसको काटते हैं। फिर जंगल नष्ट हो गए, जंगल नष्ट हो गए तो प्राणियों का रहने का ठिकाणा नष्ट हो गया। प्राणी, पक्षी यांनी राहायचं कुठे? यांचं राहायचं ठिकाण आणि त्यांचं खाद्य कमी झालं। एखाद्या प्रकारच्या प्राण्यांची किंवा पक्ष्यांची संख्या जर कमी झाली तर त्याचा परिणाम संपूर्ण सृष्टीवर होतो। अमुक एक टाइप का अगर पंछी या प्राणी, कोई एक प्रकार के प्राणी या पंछी की संख्या अगर कम हो जाती है तो पूरे सृष्टी पे उसका परिणाम होता है। कारण त्यांची एक नैसर्गिक अन्न साखळी असते आणि ती पूर्णपणे संतुलित असावी लागते। उनकी एक अन्न सांकड़ रहती है, वो सांकड़ टूट जाती है अगर एकाध प्राणी कम हो गया तो। अगर शेर की शिकार करेंगे तो शेर कम हो जाएंगे, तो बाकी के प्राणी बढ़ जाएंगे। जिनको वो खाता था वो प्राणी बढ़ जाएंगे ना, उनको खाने वाला ही रहा नहीं, तो वो प्राणी तकलीफ़ देने लगेंगे मानव को। तो उनकी एक अन्न सांकड़ है वो टूट जाती है अगर एक प्राणी कम हो जाता है तो। रोहन, हो बरोबर आहे, वाघ हरणांवर अवलंबून असतो, हरिण गवतावर अवलंबून असतो। जर गवत कमी झालं तर वाघांची संख्या कमी येईल। हो ना बाबा, अगदी बरोबर रोहन। वो कहते हैं कि अगर हम घास नष्ट कर देंगे तो हिरन क्या खाएंगे? हिरन अगर घास नहीं खाएंगे तो हिरन मर जाएंगे, हिरन मर जाएंगे तो फिर बाघ के लिए तो कोई नहीं बचेगा, तो बाघ भूखा रहेगा। अगदी बरोबर। आणि तसंच वनस्पतींवर किडे अवलंबून असतात, किड्यांवर बेडूक, बेडकांवर साप आणि सापांवर घार। वनस्पति के ऊपर कीड़े बैठते छोटे छोटे, वो कीड़े कौन खाता है? बेडूक। बेडूक मतलब मेंढक, देड़को, वो कीड़ों को खाता है। और उस देड़का को कौन खाता है? बताओ तुम, देड़का ने कौन खाए छे? सांप। अने सांप को कौन खाता है? वो पंछी कौन सा उड़ के आता है, सांप को पकड़ के ले जाता है? मराठीमध्ये त्याला घार म्हणतात, घार। वो दूर आकाश में उड़ती रहती है और उसकी नज़र नीचे रहती है। सांप कहीं दिखाई देगा तो वो झट से आके उसको पकड़ के, बाज, हाँ, बाज पक्षी। तो ऐसी ही अन्न सांकड़ है। समझो एकाध प्राणी कम हो गया तो एक प्राणी भूखा रह जाता है, उसके ऊपर जो डिपेंड रहता है। बाबा, हो, आणि या अन्न साखळीतला एक घटक जरी कमी झाला किंवा जास्त झाला तरी संपूर्ण अन्न साखळीचा तोल जातो आणि त्याचा परिणाम सृष्टीवर होतो। और इस तरह से फिर उसका जो सांकड़ है वो टूट जाती है और फिर उसका परिणाम सृष्टि पे होता है। पण मग यावर उपाय नाही का? रोहन म्हणतो, बाबा, अरे म्हणून तर जैवविविधतेच्या संरक्षणाचा करार वसुंधरा परिषदेमध्ये करण्यात आला आहे। ब्राझीलमध्ये 1992 साली या परिषदेत अनेक देशातील प्रतिनिधींनी जैवविविधता संरक्षण करारावर सह्या केल्या, दुर्मिळ जातीच्या सजीवांच्या संरक्षणाचे उपाय केले। जो वसुंधरा परिषद है इंटरनेशनल, मतलब बहुत सारे देशों की यूनियन है, उन लोगों ने मीटिंग ली और उसके ऊपर एक करार बनाया कि हम लोग क्या करेंगे, पृथ्वी को ज़िंदा रखने के लिए प्राणियों का संरक्षण करेंगे, वनस्पतियों का संरक्षण करेंगे। तो उसका एक करारनामा किया और उस पर सबने सिग्नेचर किए। रोहन, दुर्मिळ जातीचे सजीव म्हणजे काय? उन्होंने कहा कि दुर्मिळ जात के सजीवों का रक्षण किया जाएगा। तो वो कहते कि दुर्मिळ जात का जीव मतलब क्या, सजीव मतलब क्या? मतलब वो जो रेयरली मिलते हैं, हमेशा नहीं मिलते हैं। जैसे कीड़ी मूंगी हमें हमेशा दिखाई देती है, कबूतर हमेशा दिखाई देते हैं, लेकिन कोई अलग सा ऐसा पंछी रहेगा जो हमें कभी नहीं दिखता है, कभी वो जंगल में ही रहता है, तो फिर उसका संरक्षण करना होगा। ऐसे दुर्मिळ उसको दुर्मिळ बोलते हैं कि हमेशा न मिलने वाला, वो दुर्मिळ। दुर्मिळ जातीचे सजीव म्हणजे ज्या वनस्पती प्राण्यांच्या प्रजातीचा ऱ्हास होत आहे व त्यांची संख्या कमी कमी होत आहे त्यांना दुर्मिळ जातीचे सजीव असं म्हणतात। समजलं? दुर्मिळ सजीवांना संरक्षण कसं देणार? तो इनको फिर हम कैसे रक्षण करेंगे उसका? बाबा, त्यासाठी तर काही कायदे करण्यात आले आहेत।
राष्ट्रीय उद्याने, अभयारण्ये यांची निर्मिती करण्यात आली. संकटग्रस्त आणि दुर्मिळ होत चाललेल्या प्रजातींच्या संवर्धनासाठी खास प्रकल्प तयार केले गेले. बियाणे, पेढ्या, गुणसूत्र पेढ्या अशा शास्त्रीय आधुनिक प्रयोगाद्वारे जैवविविधतेची जपणूक करण्यात येते. वो उसके पापा कहते हैं कि इनके लिए हमने क्या किया, उद्यान निर्माण किए, राष्ट्रीय उद्यान. मतलब थोड़ी ज़मीन लेके उस पर पौधे, घास सब उगाया जो उनको ज़रूरत है, और वो दुर्मिळ प्राणियों को लाके वहाँ छोड़ दिया तो वो आराम से रह सकते हैं, फिर उनकी संख्या बढ़ सकती है. तो ऐसा हमारे गवर्नमेंट ने तय किया और वैसे ही कर रहे हैं. हे छान झालं. मग अभयारण्य म्हणजे नक्की काय? फिर वो कहते हैं कि अभयारण्य ये भी एक नाम हमने सुना है. उसका मतलब क्या है? अभय का मतलब होता है जीवनदान, मतलब जिससे भय नहीं, डर नहीं, આપણને બીક નહીં લાગશે એવું ઠેકાણ એટલે અભયારણ્ય. અરણ્ય એટલે જંગલ, એવો જંગલ કે જ્યાં આપણને બીક નહીં લાગશે. તો આવા જંગલમાં પ્રાણીઓનું સંવર્ધન કરવામાં આવે છે, દુર્મિળ પ્રજાતિઓને ત્યાં રાખવામાં આવે છે. हे बघ, जैवविविधता टिकण्यासाठी काही भाग राखीव जैवविभाग म्हणून घोषित करण्यात येतो, तर काही अभयारण्य म्हणून. राष्ट्रीय उद्यानात काय करतात? फिर राष्ट्रीय उद्यान नाम का भी कोई उद्यान होता है, उसका मतलब क्या बाबा? राष्ट्रीय उद्यानसुद्धा दुर्मिळ जातींच्या सजीवांचे संरक्षण करण्यासाठी उपाय केले जातात. त्याशिवाय वनस्पतीशास्त्रीय बागा, प्राणी संग्रहालय यासुद्धा अभयारण्यसारखे सजीवांना संरक्षण दिले जाते. वहाँ पे सब रहता है, मतलब पशु के डॉक्टर रहते हैं, उनको कुछ तकलीफ़ हो गई तो उनको दवाइयाँ देते हैं, उनको बढ़ाते हैं, तो वो सब चीज़ें उनके लिए कही जाती हैं. रोहन: हो बाबा, आपण सर्वांनी जर नियमांचे आणि कायद्याचे पालन केले, प्राणी, पक्षी, झाडं त्यांचं संरक्षण होईल. कारण निसर्गातली इतकी विविधता पाहिली की छान आणि प्रसन्न वाटतं, होय ना? झाडांमुळे औषध, मसाल्याचे पदार्थ, मेण, लाख, राळ, मध या वस्तू आपल्याला मिळतीलच, पण प्राण्यांचे नैसर्गिक घर म्हणून जंगलंसुद्धा टिकतील. आणि मग एक दिवस खरोखरच गाण्यात म्हटल्याप्रमाणे प्राण्यांची सभा भरेल. बाबा: आणि त्याचं संरक्षण केल्याबद्दल आपल्याला धन्यवाद देतील, हो ना? हो हो, नक्कीच. हम लोग रोहन कहते हैं कि अगर हम इस तरह से उनका संरक्षण करेंगे, हम उनको पालेंगे, तो उनकी संख्या बढ़ेगी, और उनकी संख्या बढ़ेगी तो सच में क्या होगा, वो हमें धन्यवाद देंगे, है ना? तो ऐसा ही लेसन है, आप लोगों ने पढ़ना है इसको, और वो मैं गाने की लिंक भी भेजती हूँ. एक बार वो सब गीत सुनो, बहुत अच्छे गीत हैं, मराठी में है, ध्यान से सुनो, उससे मनोरंजन होता है. और ये जो स्वाध्याय है इसके क्वेश्चन आंसर अपन ने सॉल्व करवाना है, तो આપણે જોઈશું. જુઓ, प्राणी पक्ष्यांची संख्या कमी होत चालली आहे, कारण बताओ, कौन बताएगा? प्राणी और पंछियों की संख्या कम क्यों हो रही है? झाड़ काटले म्हणजे जंगलं तोडली, जंगल तोडे, इसके लिए. अभयारण्य महत्त्वाचे आहेत, कारण आणि दुसरी गोष्ट पण आहे, प्राणी आणि पक्ष्यांची संख्या कमी का होते? शिकार केल्यामुळे. प्राणी और पंछियों की शिकार होती है ना, और जंगल भी टूटते हैं. अभयारण्य महत्त्वाची का आहेत? कारण काय? अभयारण्य क्यों इम्पोर्टेंट है, कौन बताएगा? वहाँ पे क्या काम किया जाता है अभयारण्य में? प्राणी को पाला जाता है, उनका संरक्षण किया जाता है, संवर्धन किया जाता है. मग मराठीत सांगायचं की प्राण्यांचं संरक्षण आणि संवर्धन तिथे केलं जातं. राष्ट्रीय उद्यानांची गरज आहे, कारण हे देखो इधर है सामने. राष्ट्रीय उद्यानात सुद्धा दुर्मिळ जातींच्या सजीवांचे संरक्षण करण्यासाठी उपाय केले जातात. याशिवाय वनस्पतीशास्त्रीय बागा आणि प्राणी संग्रहालय यात सुद्धा अभयारण्यांसारखे सजीवांना संरक्षण दिले जाते. अभयारण्य में क्या होता है? सजीवों को संरक्षण दिया जाता है, और राष्ट्रीय उद्यानों में क्या होता है? जैव विविधता का संवर्धन किया जाता है. मतलब कीड़ी मूंगी से लेकर बड़े प्राणी तक पूरी जो सांकड़ है और वनस्पति है उनको संभाला जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो. खालील अन्न साखळी पूर्ण करा. कीड़े, वनस्पति, बेडूक. यहाँ पे क्या आएगा?
सांप। और इधर वाघ, वाघ के हिरन और घास। हिरन नहीं, और घास। हिरण और घास, बरं। गवत, गवत, गवत। ठीक आहे, प्रश्न तयार करा। अभयारण्य हे उत्तर येईल असा प्रश्न तयार करायचा आहे। अभयारण्य ये जवाब आएगा ऐसा सवाल आपको बताना है। जैव विभाग म्हणून घोषित करण्यात आला आहे त्या भागाला काय म्हणतात? तर त्याचं उत्तर येईल अभयारण्य म्हणतात। दुर्मिळ सजीव हे उत्तर येईल असा प्रश्न तयार करा। दुर्मिळ सजीव हे उत्तर यायला पाहिजे। ज्या सजीवांचा ऱ्हास होतोय अशा सजीवांना काय म्हणतात? तो उसका जवाब क्या आएगा? दुर्मिळ, दुर्मिळ सजीव। मतलब रेयर। रेयर, एग्जैक्टली, रेयर। जंगल तोड़ीची कारणे लिहा। बोलो, जंगल के क्यों तोड़े जाते हैं? बोलो क्रिश। हमारे जैसे काय काय जरूर असते जंगल तोडीसाठी? आपण काय वापरतो? फर्नीचर, नोटबुक, फर्निचर, कागद बनवण्यासाठी। अजून येस, दवा बनाने के लिए, आयुर्वेदिक दवाई बनाने के लिए, औषध निर्मितीसाठी, बरोबर। लाकूड निर्मिती, औषध निर्मिती, कागद निर्मिती यासाठी जंगलतोड केली जाते। ब्राझील येथे भरलेल्या वसुंधरा परिषदेची माहिती लिहा। वहाँ पे वो करार किया गया था ना वसुंधरा परिषद में कि आम्ही दुर्मिळ जातीच्या प्राण्यांची आणि वनस्पतींचं संरक्षण करू, जैवविविधतेचं संरक्षण करू। वो है पाठ अच्छे से पढ़ो, वहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा। जैवविविधतेची जपणूक करण्यासाठी होत असलेली आधुनिक प्रयोग लिहा। आधुनिक प्रयोग काय आहेत? अभयारण्य निर्माण केली जातात। जैवविविधता जपण्यासाठी काय केलं जातं? अभयारण्य निर्माण केली जातात आणि राष्ट्रीय उद्यानं पण निर्माण केली जातात। आपने जिजामाता राष्ट्रीय उद्यान देखा है मुंबई में? नहीं देखा होगा तो ये छुट्टी में ज़रूर जाओ। जी, भाईकला में है, स्टेशन के सामने ही है जिजामाता राष्ट्रीय उद्यान। वहाँ पे आपको सब प्राणी देखने को मिलेंगे। कुछ 30 रुपये लोकल का टिकट है वहाँ पे जाने का, उतरने का सामने, और कुछ प्रवेश टिकट रहेगा 5-10 रुपया, या नहीं भी रहेगा, वो फ्री भी रहेगा, 20 रुपये है। तो वहाँ पे ये सब प्राणी, दुर्मिळ प्राणी, वनस्पति सब देखने को मिलेगा आपको, बहुत मज़ा आएगा। ज़ू प्राणी संग्रहालय बहुत सारी जगह पे अभी मुंबई में बच्चों को देखने लायक अच्छी अच्छी चीज़ें है। नेहरू साइंस सेंटर है, वो देख के आया। जो नहीं देखे होंगे वो देख के आओ, नेहरू साइंस सेंटर। फिर और ये भी है, और वो प्राणी संग्रहालय है, फिर वो है म्यूज़ियम है, और एक्वेरियम में पानी में रहने वाले सब प्राणी हैं। बंद हो गया वो? अच्छा, बड़ी वाले फिश निकल गए थे ना बाहर से, अच्छा। रिपेयरिंग हो रहा है। अच्छा। तो ऐसे सब चीज़ें हैं, थोड़ा उसका नॉलेज निकालो। हर टाइम हमें मोबाइल में ही देखते बैठना ये नहीं, थोड़े से पैसे में बहुत सारा आनंद और बहुत कुछ सीखने को भी मिल जाता है। तो ऐसे यहाँ जहाँ पे भी जाना चाहिए। प्रस्तुत पाठात व्यक्त झालेल्या कल्पना प्रत्यक्षात येईल असे तुम्हाला वाटते का? कारण लिहा। इस पाठ में जो भी कल्पना बताई गई है वो प्रत्यक्ष में आ सकती है क्या? आपका अपना ओपिनियन लिखना है, स्वमत लिखना है, ठीक है। अभी नीचे देखो, खेळूया शब्दांशी। विरुद्धार्थी शब्द लिहा। जास्त, जास्त म्हणजे बहुत, त्याला विरुद्धार्थी मराठी शब्द काय? कमी, जास्त कमी। अनैसर्गिक, नैसर्गिक, अ निकाल देने का। अपूर्ण, पूर्ण। चूक, अचूक, एग्जैक्टली। ये सब तुम लिखो नोटबुक में, ठीक है। बस अभी यहाँ पे क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। अनेक वचन लिहा। घर, अनेक वचन लिखना है। घर, घरे,
जंगल, जंगले, जंगले. झाड, झाड, झाडे. औषध, औषधे, औषधे. एक ही मात्रा लास्ट वर्ड पे देनी है तुम्हें, ठीक है? समझ में आया? तो ये लेसन अभी यहाँ पे पूरा हो गया है. लास्ट में है लिखते हो या झाडांचे उपयोग. आपको पौधों के वृक्षों के उपयोग लिखने हैं. 4 उपयोग कोई भी लिखने हैं. लाकूड मिळते, औषधी मिळतात, नंतर प्राण्यांना राहण्यासाठी आणि पाऊस पडण्यासाठी जंगलांचा फार महत्त्वाचा उपयोग होतो. ठीक है? ये लेसन समझ में आया? इसके सवाल जवाब लिखो, लेसन वाचो.